नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमावत। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइकोलॉजी के। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही मदद करेंगे। तो बिना टाइम गवाए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। मंगोलिज्म, क्रेटेनिज्म, माइक्रोसिफोली, हाइड्रोसिफोली आदि रोगों का संबंध है। मानसिक रूप से विकलांग बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 4 प्रकार के रोग होते हैं ये व्यक्ति के मानसिक पक्ष से संबंधित होते हैं, यानी कि मानसिक रूप से विकलांग होता है। इसमें शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से विकलांग नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, उन मनोवैज्ञानिकों के नाम पहचानिए जिन्होंने सृजनशीलता पर भारत में काम किया। अब इसमें जितने भी मनोवैज्ञानिक दिए गए उन्होंने काम तो सृजनशीलता पर सभी ने किया, लेकिन आपको उन मनोवैज्ञानिकों की पहचान करनी है जिन्होंने भारत में सृजनशीलता पर काम किया। तो पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी कि बाकर मेहंदी, पासी, टॉरेंस। दूसरा ऑप्शन है 1, 2 बाकर मेहंदी, पासी। तीसरा 1, 3, 5 बाकर मेहंदी, टॉरेंस, जैक्सन। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता देता हूँ, भारत में केवल 2 मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए, एक था बाकर मेहंदी और दूसरा था पासी, जिन्होंने सृजनशीलता पर भारत में काम किया, यानी कि 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न, विकास होता है, ये आगे आप जो स्टार 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 देख रहे हो इसका मतलब ये होता है वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विकास होता है समग्रता से विविधीकरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, आश्रितता से स्वायत्तता की ओर, या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको एक एक ऑप्शन समझना है। सबसे पहला ऑप्शन है समग्रता से विविधीकरण की ओर, यानी कि पहले बच्चा या कोई भी बालक छोटा होता है तो समग्र रूप से एक इकाई के रूप में पूर्ण रूप से सीखता है, फिर उसमें छोटे छोटे अंशों में सीखता जा रहा है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, यानी कि पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है फिर विशिष्ट करता है। और तीसरा ऑप्शन है आश्रितता से स्वायत्तता की ओर। इसका आपको समझना है, इसका मतलब ये होता है कि पहले बालक अपने परिवार के सदस्यों पर आश्रित रहता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है स्वयं आत्मनिर्भर बनता जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, तीव्र बुद्धि एवं सामान्य बुद्धि वाले बालकों में विकास का क्रम समान होता है, क्रम असमान होता है, गति समान होती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको समझना है प्रत्येक बालक में जो विकास की दर, एक दर और एक गति, ये हमेशा असमान होगी, लेकिन उसका जो विकास का क्रम होगा वो हमेशा समान रहेगा। क्योंकि बालक चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे तीव्र बुद्धि हो, चाहे सामान्य बुद्धि हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, लेकिन उसका क्रम होगा वो एक ही होगा। सिर से लगाकर पैर की दिशा में हमेशा उसका विकास होगा, इसलिए उनका क्रम समान होगा। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, क्योंकि उनका क्रम हमेशा समान रहेगा। नेक्स्ट, और यहाँ पर एक आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है, नोट, जुड़ा बच्चों में विकास की गति प्रायः समान रहती है, जुड़ा बच्चों में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। यानी कि ये प्रश्न ये पूछना चाहता है कि विकास के बारे में, डेवलपमेंट्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है। विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, पहला ऑप्शन। तो ये बिल्कुल गलत है। विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम नहीं है, विकास आनुवांशिकी, गुणात्मक, वातावरण दोनों का परिणाम है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक है।
तो सबसे पहले चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक नहीं होंगे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अंतःक्रियात्मक होते हैं। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है। यादृच्छिक का मतलब होता है अनियमित या अनियमित, तो इसका मतलब होता है कि विकास अनियमित नहीं, विकास नियमित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास एक संचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट, मानव विकास में सबसे अधिक शरीर तथा मस्तिष्क ग्रहणशील किस अवस्था में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में, क्योंकि बालक जब शैशवावस्था में होता है तो न तो कुछ बोल पाता है, इसलिए वो जितना होता है वो ग्रहण करता रहता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है फिर वो भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है, इसलिए सबसे पहले वो मस्तिष्क में ग्रहण करता रहता है विचारों को। नेक्स्ट, विकेंद्रीयता और प्रतिप्रगता किसकी विशेषता है? संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये विशेषताएं पूछा है तो ये विशेषताएं हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि जो 7 से 12 है। नेक्स्ट, एक बालक जो किसी एक विशेषता लक्षण जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न में से किसको बल देता है, महत्व देता है? तो ये देता है केवल और केवल आनुवंशिकी को। नेक्स्ट, अधिगम अथवा सीखने के लिए प्रथम शर्त क्या है? अधिगम के लिए 4 शर्तें निर्धारित की गई है, उनमें से आप देख लीजिए कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी है। सबसे पहले है सीखने वाले की अभिप्रेरणा, यानी कि सबसे पहले अपन सीखने वाले को अगर अभिप्रेरित करेंगे तो वो सीखने के लिए क्रियाशील हो जाएगा। उसके बाद में उसको बहु अनुक्रियाएं, उसके बाद में उसको तरह तरह की अनुक्रियाएं करनी होगी, और जब वो बालक अनुक्रियाएं करेगा तब उसको हमें पुनर्बलन देना होगा, और जब उसको पुनर्बलन देंगे तब बालक फिर से अभ्यास करेगा। इस प्रकार से अधिगम के ये 4 शर्तें हैं। तो यहाँ पर अपन को पूछा है कि पहली शर्त कौन सी है, तो वो है सीखने वाले की अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, डिसेल ने अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान बताए? तो अभी हमने चारों की बात की है, लेकिन डिसेल ने अधिगम प्रक्रिया में 5 सोपान बताए। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा में व्याकरण के नियमों को समझकर उसी नियमों के आधार पर हिंदी भाषा व्याकरण के नियम सीखना किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो ये होगा क्षैतिज स्थानांतरण। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस अपॉन सलिवरी सीक्रेंसेंस किसका शोध पत्र था? तो ये था वॉल्फसन का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? पहला है अनुभवात्मक, दूसरा है अवधारणात्मक, तीसरा है धारणात्मक और चौथा है अभिप्रेरणात्मक। अल्बर्ट बंडूरा ने इनमें से कौन सा संपत्ति नहीं दिया? तो उन्होंने इनमें से अनुभवात्मक नहीं दिया था। स्वजागरूकता या संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि रिक्त स्थान में अंतर्निहित है। संज्ञानबोध, संज्ञान समायोजन, केंद्रीकरण, तो ये होता है संज्ञान प्लस बोध दोनों में होता है, संज्ञान बोध दोनों में स्थित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है या दोष नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है 2 से 7। अब उनमें से हमें पूछा है कि कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास, दूसरा है अहम्मन्यता, तीसरा होता है अनुक्रमणशीलता और चौथा होता है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति इसमें होती है, अनुक्रमणशीलता होती है, अहम्मन्यता होती है, लेकिन प्रतीकात्मक विचार का विकास इसमें नहीं होता है। और इसमें जो एक शब्द आया है अनुत्क्रमणशीलता, इसका मतलब ये होता है कि बालक, इंग्लिश में इसको कहते हैं
रिवर्सिबिलिटी। इसमें बालक जैसे अपन अगर यह बालक 7 वर्ष या 8 वर्ष से कम आयु का है तो उसको पूछेंगे कि राम का भाई श्याम है और श्याम का भाई कौन है, तो वापस उसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, वो नहीं बता पाएगा कि राम का भाई कौन है। लेकिन जैसे ही अपन 10-11 आयु वाले बालक को पूछेंगे कि राम का भाई श्याम है और श्याम का भाई कौन है, तो वो झट से बता देगा कि श्याम का भाई राम है। यही होती है रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट, जीन पियाजे के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जीन पियाजे के अनुसार स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अकोमोडेशन यानी कि समायोजन, और दूसरा ऑप्शन है एडेप्शन अनुकूलन, असिमिलेशन समावेशन, एडेप्शन अनुकूलन, इक्विलिब्रियम साम्य धारण, और दूसरा संशोधन, असिमिलेशन समावेशन, अकोमोडेशन समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असिमिलेशन समावेशन अकोमोडेशन समायोजन। ये थोड़ी सी आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी है। स्कीमा, एडेप्शन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रिएशन, कंजर्वेशन, एनिमिज्म आदि शब्दों का संबंध जीन पियाजे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आपको करेक्शन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे, प्रस्तावनात्मक सोच प्रोपोजिशनल थॉट्स किस अवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो यह है फॉर्मल स्टेज, जो है 11 से 15। नेक्स्ट, ADHD ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। तो इसकी अपन को यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विश्व स्वलीनता दिवस कब मनाया जाता है? स्वलीनता को अंग्रेजी में कहते हैं नार्सिज्म। तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। नेक्स्ट, अधिगम निर्योग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। तो यह एक आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होती है। नेक्स्ट, डिस्थीमिया है, तो यह है भावात्मक विकृति। अधिगम निर्योग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो यह किया था सैमुअल क्रिक ने। नेक्स्ट, टेज कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? श्रवण बाधित बालक, मेधावी बालक, बौद्धिक अक्षमता वाले बालक, ऑटिज्म। तो ये किया जाता है ऑटिज्म बालक के लिए। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और D के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो यह है दृष्टि दोष, सीखने में अक्षम, मानसिक दोष, मानसिक क्षय। तो यह है सीखने में अक्षम। रटना, याद करना, स्मृतिकरण उदाहरण है सोच विचार रहित अधिगम, सोच विचार युक्त अधिगम, दोनों इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको समझना है। ये पूछ रहा है रटना, याद करना, स्मृतिकरण उदाहरण है। अब ध्यान रखना कि अपन कोई भी अगर चीज़ रटेंगे, उसको याद करेंगे, तो उसमें अपन किसी भी तरह का सोच विचार नहीं करेंगे, उसको बिना सोच विचार किए सीधा रटा लगा लेंगे। जैसे अपन के सामने 1 से लगाकर 20 तक गिनती लिखी हुई है, तो अब
उसका अगर अपन सीधा रट्टा लगा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं रहे कि एक में एक ऐड हुआ, 2 हुआ, फिर 2 में वापस एक ऐड गया, 3 हुआ, कुछ भी समझ नहीं रहे, सीधा रट्टा लगा रहे कि 1 2 3 4, तो उसमें किसी भी प्रकार का सोच विचार नहीं हुआ, ये सोच विचार रहित अधिगम होगा। नेक्स्ट, कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? तो भाषा चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं रहती है। नेक्स्ट, चिंतन में संप्रत्यो, प्रतिज्ञाप्ति व प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। किसने कहा? ये कहा था बेरोन। यदि बालक से पूछा जाए कि 5 से 2 गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसके उत्तर देने में निहित चिंतन उदाहरण होगा। ये प्रश्न फिर एक बार आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, और यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा समझिए। यदि एक बालक से पूछा जाए कि 5 × 2 गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसके उत्तर देने में निहित चिंतन उदाहरण होगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि जैसे ही आप 5 को 2 से गुणा करोगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बालक सीधा कहेगा 10, यानी कि इसका एक ही उत्तर है। और जब एक ही उत्तर हो तो इस प्रकार के उत्तर को कहा जाता है अभिसारी चिंतन, और जब उसके अलग अलग उत्तर हो तो उसको कहा जाता है अपसारी चिंतन। यहाँ पर अपन को पूछा जा रहा है कि 5 से 2 का गुणा करो, सीधा सा उत्तर है 10, यानी कि उसका एक उत्तर फिक्स है। जब उत्तर फिक्स हो तो होगा अभिसारी चिंतन, जब प्रश्न के उत्तर अलग अलग हो वो होगा अपसारी चिंतन। यहाँ पर राइट हो जाएगा अभिसारी चिंतन। किस तर्कणा में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्यों को जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है? तो ये ऐसी तर्क को कहते हैं आगमनात्मक तर्कणा। नेक्स्ट, ऐसी तर्कणा जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियम और तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, अर्थात नियम से उदाहरणों की ओर निगमनात्मक। नेक्स्ट, फील्ड अथवा ह्यूमर पर किसका व्यक्तित्व का प्ररूप विज्ञान आधारित है? तो यह है हिपोक्रेटिस का, जिन्होंने सबसे पहले व्यक्तित्व का विभाजन किया था। नेक्स्ट, कफ, काला पित्त, पीला पित्त व रक्त प्रदान पर आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ये भी किया था हिपोक्रेटिस ने। नेक्स्ट, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक पर आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले आप इनके हिंदी नाम समझ लीजिए। एंडोमॉर्फिक का मतलब होता है गोलाकार, मेसोमॉर्फिक का मतलब होता है आयताकार, और एक्टोमॉर्फिक का मतलब होता है लंबाकार। तो ये व्यक्तित्व को गोलाकार, आयताकार और लंबाकार पर आधारित वर्गीकरण करने वाले थे सेल्डन। नेक्स्ट, सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यानुभवी, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक समाज शास्त्रीय पर आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया? तो ये दिया था स्पेंगर ने। आज का अंतिम प्रश्न, वैज्ञानिक और दार्शनिक होते हैं सैद्धांतिक, धार्मिक, राजनीतिक या सौंदर्यानुभवी। तो वैज्ञानिक और दार्शनिक होते हैं सैद्धांतिक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और आपसे एक क्षमा मांगना चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा गले में दर्द है, इसके लिए आपको वॉइस सही नहीं लग रही है, फिर भी वीडियो बनाना थोड़ा सा उचित लगा तो बना लिया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड की में जो अपनी तैयारी आप विद्यार्थी करें उसको बेहतरीन बनाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ML क्लासेस फॉर कंपटीशन एग्जाम एंड टेलीग्राम ग्रुप रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।